अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको गाइड करूंगा एनईटी में 140 प्लस मार्क्स लेने के लिए क्या किया जाए। हमें वो कौन सी टेक्निक, कौन से तरीके अडोप्ट करने चाहिए जिससे हम एनईटी में 140 प्लस मार्क्स ले सकें। एनईटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यार, ये होती है कि आपने एफएससी की बुक्स को कितना टाइम दिया हुआ है। ठीक है यार, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, एकेडमी रखें, लेकिन अगर आपने अपनी एफएससी की बुक्स अच्छी तरह नहीं स्टडी की हुई तो आपका एकेडमी का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लेना होता है एफएससी की बुक से। अगर आप फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स के ज़्यादातर फार्मूला से रिलेटेड होते हैं, यानी कि आपको अगर फार्मूला पे अच्छी ग्रिप है सब फार्मूलों पे, और हर फार्मूले के आपको फर्दर फार्मूला भी, हर फार्मूले का फर्दर फार्मूला भी बनाना आता है, तो आपके लिए वो ज़्यादा इजी होगा फिज़िक्स का पोर्शन स्पेशली सॉल्व करना। ठीक है, फिज़िक्स का पोर्शन ट्रिकी होता है। वो इस तरह ट्रिकी कैसा होता है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया, जिस तरह काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला है 1/2 mv²। फिर वो आपको क्वेश्चन दे देता है कि काइनेटिक एनर्जी अगर हम डबल कर दिए तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब वो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है P=mv और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2mv²। तो आप फार्मूले के लिखा करें, जब भी वो ऐसा रिलेशन पूछे तो आप, अगर वो पूछे ना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप लिखें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला और उसके बाद लिखें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। फिर आपको वहाँ से दोनों एक चीज़ नज़र आएगी कि दोनों में एम वी इन्वॉल्व है। पोटेंशियल एनर्जी में भी एम वी इन्वॉल्व है, काइनेटिक एनर्जी भी mv² है। तो आप क्या करेंगे, आप m को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा mv²v²/2m हो जाएगा। फिर आपको पता है mv² किसके इक्वल हो जाएगा, p² के, तो आप लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। तो यार ये ट्रिक्स होती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, आपको बस फार्मूलों की फर्दर जो डेरिवेशन है वो आनी चाहिए। अगर ये आपके पास स्किल आ गई ना तो आपको फिज़िक्स में मार नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद आती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में चलें, अगर आपने, जो बच्चे अब छोड़ते हैं वो क्या चीज़ छोड़ते हैं, वो गलती ये करते हैं, जो एफएससी में चीज़ें छोड़ते हैं वही उनके लिए एनआईटी में आके प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। लेट्स सपोज 6-7 चैप्टर फर्स्ट ईयर का, बहुत से बच्चे इसकी 1-2 एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, बाकी आगे चले जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना। 6-7 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 6 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट 7 चैप्टर है। आप यकीन करें 7 से हमेशा 7-8 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, 7 चैप्टर से 7-8 क्वेश्चन हमेशा आते हैं नेटी में। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, अगर आप आ जाए मेरे साथ 1 चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस यार मुश्किल नहीं होती। ठीक है, मैट्रिसेस के जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी होते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। बस जिस तरह मैंने आपको 2x2 मैट्रिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, वो कहता है 2 3 4 a, तो बताएं a की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं a की वैल्यू क्या आ गई, फिर बच्चे कहते हैं इसने डिटर्मिनेंट तो पूछा नहीं, अगर डिटर्मिनेंट पूछा होता तो हम डिटर्मिनेंट को जीरो पुट करते और हम सपोज करते हैं मैट्रिक्स सिंगुलर है और इसका हमें एक आंसर निकालता। तो आपने इसी तरह करना है, मैट्रिक्स को आपने सिंगुलर सपोज करना है, और जब उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, यानी कि कुछ भी आएगा, लेट्स सपोज 3a आता है या जो 1+3a आता है, जो भी आता है आपने उसको जीरो के इक्वल रखना है। 3a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1/3, इस तरह a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तरीका है ये निकालने का तरीका। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है यार। उसके बाद आपने, अब 140 चीज़ में आपको जो रुकावट आएगी ना वो ये चीज़ आएगी, बहुत से बच्चे ब्लंडर क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो जो एनआईटी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो केमिस्ट्री और इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा टाइम देने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब कि केमिस्ट्री और इंग्लिश को भी 3-3 4-4 घंटे वो रोज़ाना के दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ मत करें भाई। 140 मार्क्स आपके अलहदा हैं, 60 मार्क्स अलहदा हैं 200 में से। 140 मार्क्स सिर्फ आपके मैथ और फिज़िक्स के हैं और 60 मार्क्स आपके केमिस्ट्री और इंग्लिश में। अगर आपने एफएससी की सेकेंड ईयर की बुक अच्छी तरह पढ़ी है, ठीक है, सिर्फ एफएससी में, तो आप एंट्री टेस्ट में उस किताब को उठा के भी ना देखें केमिस्ट्री को, आपके इंशाल्लाह 22-25 से ऊपर आ जाएंगे नंबर। ठीक है, केमिस्ट्री में की मैं बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री हर एंट्री टेस्ट में इजी होती है, फिज़िक्स और मैथ दोनों कॉन्सेप्चुअल होती हैं। केमिस्ट्री आप हर एंट्री टेस्ट में सोल्व कर लेंगे। केमिस्ट्री को एफएससी में पूरा पूरा टाइम दें, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ।
अगर आपने एफएससी में पूरा पूरा टाइम दे दिया तो आपको केमिस्ट्री में नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपने एफएससी में की प्रेपरेशन में केमिस्ट्री को पूरा टाइम नहीं दिया तो आपके नंबर वहाँ पे भी काटे जाएंगे। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कंसेप्ट के साथ अगर आप नहीं पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के एंड पे चैप्टर के जो समरी है वो लाजमी आपने तैयार करनी है, ठीक है। अब मैंने आपको जिस तरह आपको मेरे थंबनेल से पता लग गया है 140 प्लस किस तरह लीजिए। 140 प्लस लेने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आपकी जब आपकी फ़िज़िक्स और मैथ अच्छी तरह तैयार होगी तभी आप 140 प्लस के करीब आगे जा सकेंगे मेजॉरिटी, ठीक है। जो इंटेलिजेंस वाला पोर्शन है वो एनईटी में मुख्तलिफ होता है, 1 में मुख्तलिफ होता है, 2 में और होता है, 3 में डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब इंटेलिजेंस वाले पोर्शन को आप कर लेंगे 4 5 6, जिसने नहीं भी पढ़ा उसकी आ जाते हैं आराम से, ठीक है। इंग्लिश जो है, इंग्लिश भाई इंग्लिश जो है वो आप समझ लें 10 नंबर की तो आपको वैसे ही आती होगी ना, मतलब इसमें जो सिनोनिम्स हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे, वो तो किसी को भी नहीं आते, ऐसे लेवल के पूछते हैं पता नहीं कौन से लेवल के, वो किसी के समझ में नहीं आते, ठीक है। 5 3 4 वो पूछ लेंगे। और दूसरी बात, एफएससी की जो ग्रामर है वो अच्छी तरीके से करें। अगर आपने एफएससी की ग्रामर अच्छी तरीके से कर ली तो आपकी इंग्लिश तब भी सॉल्व हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये, अगर आपकी एफएससी की प्रिपरेशन अच्छी है, आपकी एनईटी की प्रिपरेशन तब भी अच्छी होगी। अगर आपने, मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो एफएससी की प्रिपरेशन छोड़ देते हैं और एनडीए टेस्ट की तैयारी में लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनके एनईटी में नंबर कम आते हैं। उन्होंने तीनों एनईटी तैयार करते हैं और फुल तैयार करते हैं, लेकिन उस तैयारी में एक और गलती क्या कर रहे होते हैं, गलती वो यही कर रहे होते हैं जिन्होंने एफएससी में सब्जेक्ट पढ़े होते हैं उनको पूरा पूरा टाइम दे रहे होते हैं और दूसरे सब्जेक्ट चॉइस में जो छोड़े होते हैं उनको छोड़ देते हैं। इस वजह से उनके एनईटी में नंबर कम आ जाते हैं। और लक जो है वो तो फिर अल्लाह के हाथ में ना, अल्लाह जिसको चाहे अता करे, जिससे चाहे छीन ले, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है आप अपनी मेहनत पूरी करें। फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का जो है चैप्टर नंबर 3 4 7 और 10, ठीक है, ये इस पर आपकी करीब पूरी पूरी होनी चाहिए। और एक बात याद रखें, वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। वेलोसिटी वाला चैप्टर और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये वाला जो चैप्टर है ये आपको अच्छी तरीके से दोनों क्लियर होने चाहिए। चैप्टर नंबर 2 और 4, 3 भी होना चाहिए लेकिन 2 और 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 7वां पेंडुलम वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। लेकिन आपको सब चैप्टर के फार्मूलाज़ का अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ आपको सब चैप्टर पढ़ने चाहिए। एक दफ़ा क्या हुआ था 2019 में, 2019 नहीं 18 में, 2018 में एनईटी जो 3 था वो उन्होंने फिज़िक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने लग गए थे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की बुक चैप्टर नंबर 1 से, काफ़ी सारे, मतलब 12 14 क्वेश्चन आने लग गए थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एनईटी की तैयारी में सब चैप्टर पढ़ के जाएँ, कोई चैप्टर आप चॉइस पे मत छोड़ें, किसी भी चैप्टर को गिव अप ना करें, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स में आ जाएँ, और सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर फिजिक्स के लिए 12 से 15 और 17 और 20, ठीक है, ये चैप्टर फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह अगर आप फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स पे आज मैंने आपको बताया जैसे कि 1 3 4 6 7 एंड 12, ठीक है। और उसके अलावा सेकेंड ईयर की अगर मैथमेटिक्स पे आज इसमें है 1 का जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है डोमेन रेंज। आप कुछ भी कर लें, डोमेन और रेंज लाजमी आएगी, ठीक है, डोमेन और रेंज लाजमी आती है। आप कोई भी एनईटी जाके दे लें, डोमेन और रेंज लाजमी आएगी। इसी तरह फर्स्ट ईयर की मैट्रिक्स वाले में जो आपको बताया, उसने कोई एक वैल्यू मिसिंग की होगी, आपसे पूछ लेगा वैल्यू, तो ये लाजमी आएंगे, ठीक है, हर दफ़ा आते हैं। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस क्या होता है, पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल, ये आ चुका है 2-3 दफ़ा आया है, और जीआई के टेस्ट में भी आया है, प्यास के टेस्ट में भी आया है, और एक दफ़ा ई कैट में भी आ चुका है, ठीक है। और उसके अलावा चौथा चैप्टर यार आपने नहीं छोड़ना, चौथा और छठा, और 2.7 से अब आगे, 2.7 से आखिरी एक्सरसाइज 2 चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर 3 में से ज़्यादा नहीं आता। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है ना वही है, वो एफ प्राइम एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स, नीचे फंक्शन है पर उसका डेरिवेटिव पड़ा है तो उसको कैसे हल करेंगे, वो जो फार्मूलाज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी आप जितनी मर्जी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें
वो उसी में से ज़्यादा आएगा। मैंने वही नोट किया, उस वाले पोर्शन में से ज़्यादा आता है। और जो अब आता है चौथा चैप्टर, चौथे चैप्टर के आखिरी जो तीन हैं 4.3, 4 और 5, ये आपकी फिंगर टिप्स पे लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 6 में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे कहते हैं सारा सारा चैप्टर करना पड़ेगा। नहीं भाई, चैप्टर नंबर 4 जो है, चैप्टर नंबर 6 सॉरी 6.5 तक आप जितना पढ़ेंगे उधर से आएगा, उससे आगे वो नहीं जाते। ठीक है, मेरे पास इंशाल्लाह है पैराबोला की 25 एलिमेंट्स निकालने का तरीका, हाइपरबोला के 25 एलिमेंट्स हैं, और सर्कल के मेरे पास पैराबोला के 4 टाइप्स हैं। हर पैराबोला के 25-25 मैंने पॉइंट्स बनाए हुए, इंशाल्लाह वो मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगा। हर पैराबोला के 25 पॉइंट्स, और उनसे बाहर इंशाल्लाह ताला नहीं आएगा। जिस तरह एक अपर पैराबोला, लोअर पैराबोला, राइट पैराबोला, लेफ्ट पैराबोला। ठीक है, इसमें इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें इसेंट्रिसिटी, फोकस, सारा कुछ निकालने का तरीका इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा, और इंशाल्लाह ताला इससे बाहर नहीं आएगा। इसी तरह आप हाइपरबोला ले लें, इसी तरह